अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव हो तो आपने रिसेंट कुछ मंथ में एक टर्म जरूर सुनी होंगी, जीजी एरा, यानी कि गौतम गंभीर एरा। ये वही एरा है जिसमें हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम एक बार फिर से एक रेवोल्यूशनरी फेस में चली जाएगी एंड काफी सारी अचीवमेंट जीत कर आएगी। पर ये रेवोल्यूशन वाली बात तो सच हुई। इस रेवोल्यूशन में हर चीज का उल्टा हो रहा है। जहां हम एक तरफ चाह रहे थे इंडियन टीम अच्छे अचीवमेंट जीते एंड ग्लोरी अचीव करे, वहां पर इंडियन टीम बस हार ही रही है। जैसे कि हमने अपने होम टेस्ट सीरीज की स्ट्रीक को तोड़ दिया, लेकिन क्यों ना इसे और भी स्पेशल मनाया जाए। आफ्टर ऑल ही जीजी एरा है, तो इसलिए इंडियन टीम उस सीरीज में व्हाइट वॉश होकर हार गई। और हाँ, ऑब्वियसली ये काफी नहीं था, तो क्यों ना 10 सालों बाद वार्ड और गावस्कर ट्रॉफी की स्ट्रीक को भी खो दिया जाए। और क्लोज एनकाउंटर से क्यों हारना, एक तरफा हारते हैं ना, वो भी 3-1 के स्कोर से। और वो तो अच्छा है कि एक मैच में बारिश आ गई, वरना ये आराम से 4-1 की हार होती। ये सब वो स्टैट्स है जो कि हम रिसेंटली देख पा रहे हैं एंड ये सब हो रहा है जीजी एरा में। जीजी एरा का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो ये वो टाइम है जब मिस्टर गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने हैं। तो उनके उस पूरे कार्यकाल को एक नाम दिया गया है, जीजी एरा। अब तक उनकी कोचिंग के अंडर इंडियन टेस्ट टीम का हाल बेहाल हो रखा है। इंडियन टेस्ट टीम अब तक 10 टेस्ट मैचेस में केवल 3 ही जीत पाई है, जिसमें से 2 तो हम बांग्लादेश से जीते थे। वहीं बाकी के मैचेस बताने की कोई नीड नहीं है, हम लगातार हार ही रहे हैं एंड ओडीआई में तो अभी तक खाता 0 ही चल रहा है। ऑल्दो टी20 में स्कोर काफी सही चल रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो ये जीजी एरा कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हम आज बात करेंगे, व्हाट इज जीजी एरा। वेल लेट मी क्लियर दिस, ये वीडियो किसी भी प्लेयर या फिर पर्सन को डिफेम करने के लिए नहीं है। यहाँ पर मैं मोस्टली फैक्ट्स पर ही बात करूंगा एंड इसमें मेरे पर्सनल ओपिनियंस या फिर ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कहीं से किसी को लगे कि मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, ज्यादा ब्रूटल हो रहा हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम गोइंग टू से व्हाट इट्स नीडेड टू बी सेड। मिस्टर गौतम गंभीर इंडियन टीम के करंट हेड कोच हैं, पर वो इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले उनकी बैक स्टोरी कंप्लीट करते हैं। गौतम गंभीर ने प्रोफेशनल क्रिकेट से 2019 में रिटायरमेंट ले लिया था एंड उसके बाद उन्होंने 2 आईपीएल फ्रेंचाइजेस, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, इन दोनों ही टीम्स को मेंटोर किया था। इसके अलावा उनके पास कोई भी फॉर्मल कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने उन्हें हेड कोच अपॉइंट कर लिया। ऐसा क्यों? कई लोगों को लगता है ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की मेंटरशिप करते हुए उन्हें जो टाइटल जिताया, वो एक रीजन हो सकता है। एंड यूएन केकेआर के प्लेयर्स और स्टाफ ने भी गौतम गंभीर की काफी तारीफ करी है, एज उन्होंने टीम के अंदर काफी अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था। बट ऑब्वियसली मेन रीजन नहीं था बीसीसीआई के इस डिसीजन के पीछे। अब अगर हम उनके मेंटरशिप वाले एरा की बात करें तो सबसे पहले वो एलएसजी के लिए मेंटोर रहे 2022 और 2023 के आईपीएल सीजन में। उन्होंने 2021 के दिसंबर में एलएसजी के सपोर्ट स्टाफ को ज्वाइन किया था एंड उनके अंडर दोनों ही ईयर्स में एलएसजी की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी। एज अ मेंटोर ऑफ एलएसजी, उनके अंडर एलएसजी की टीम 30 में से टोटल 17 मैचेस जीती, यानी कि 56% का विन रेट, जो कि ऑब्वियसली बैड नहीं है एज कम्पेयर टू द करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। बट यहाँ पर मेन पॉइंट ये है जिसपे नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते कि गौतम गंभीर ने टीम को सिर्फ मेंटोर नहीं किया, उन्होंने उस टीम को स्क्रैच से बिल्ड भी किया। एलएसजी के ओनर मिस्टर गोयनका ने एक बार कहा था, गौतम गंभीर ने सब कुछ अकेले हैंडल किया, एज एलएसजी के पास ऑक्शन से पहले कोई भी रिसर्च टीम, स्काउट टीम या एनालिस्ट टीम नहीं थी। एंड इवन स्क्रैच से बिल्ड करने के बाद भी वो टीम को दोनों बार प्लेऑफ्स तक लेके गए। 2024 में गौतम गंभीर एलएसजी को छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को ज्वाइन करते हैं एज अ मेंटोर। इससे पहले उन्होंने 2011 से 2017 तक केकेआर की कैप्टनसी भी करी थी एंड इवन 2012 और 2014 में गौतम गंभीर ही टीम के कैप्टन थे जब केकेआर ने अपने आईपीएल टाइटल जीते थे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी होम कमिंग भी थी। एज गौतम गंभीर की कैप्टनसी में केकेआर की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो सबको यही लग रहा था कि इस बार आईपीएल में भी वही जादू फिर से हो पाएगा एंड जैसा एक्सपेक्टेड था वही हुआ। उनके अंडर केकेआर की टीम ने 15 में से 11 मैचेस जीते विद एन वॉपिंग 73% विन रेट एंड चेपॉक के ग्राउंड में एसआरएच को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना 3rd टाइटल जीत जाती है। और हर जगह गौतम गंभीर की तारीफ हो रही थी, बट कैप्टन तो श्रेयस अय्यर थे ना, तो गौतम गंभीर की तारीफ क्यों हो रही थी? यही एक अजीब क्वेश्चन है एंड यही वो पॉइंट था जहां से सारी चीजें शुरू हो जाती है। मई के एंड में आईपीएल खत्म होता है एंड जून में था टी20 वर्ल्ड कप। मिस्टर राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर खत्म हो रहा था एंड बीसीसीआई को नीड थी एक नए हेड कोच की एंड वो नहीं चाहते थे कि कोई नॉन इंडियन पर्सन इंडियन टीम को कोच करे। राहुल द्रविड़ के बाद ऑप्शन थे वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने पहले ही बता दिया कि वो उस रोल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है एंड इस टाइम पर काफी ज्यादा न्यूज बन रही थी कि ये कुछ बड़े नाम कोच बन सकते हैं, लाइक रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, स्टीफन फ्लेमिंग। लेकिन इन सब के बीच एक नाम था गौतम गंभीर का एंड ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, वो केकेआर की टीम में काफी टाइम
बाद वापस आए, केकेआर को ट्रॉफी जिता दी, तो हर जगह उनकी वाहवाही हो रही थी और जो क्वालिटीज बीसीसीआई को एक कोच के अंदर चाहिए थी वो गंभीर में थी। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अप्लाई तो काफी लोगों ने किया था एंड चाहते भी थे, बट बीसीसीआई एक लॉन्ग टर्म कोच ढूंढ रही थी जो कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम को कोच कर पाए। एंड ये वन ऑफ द मेन रीजन था जिस वजह से सभी बड़े लोगों ने अपना इंटरेस्ट इस रोल से हटा दिया था एंड हर जगह ऑलरेडी रूमर आ चुका था दैट गौतम गंभीर वुड बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। बट यहाँ पर मेन कंसर्निंग बात थी उनकी रिलेशनशिप विद सम प्लेयर्स जिनके साथ उन्होंने पास में खेला भी है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा नाम था विराट कोहली का, जो कि हमें पता है कि पहले कैसा रहा है। एंड इस टाइम के दौरान चल रहा था जून एंड जब ये रूमर्स चल ही रहे होते हैं उस टाइम पर इंडियन टीम अपनी आईसीसी नॉकआउट कर्स को तोड़ देती है जब वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतती है एंड 11 साल के बाद इंडियन टीम को आईसीसी ट्रॉफी जीतती है। इस जीत के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा इन तीनों ही प्लेयर्स ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। एंड ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ भी स्टेप डाउन कर चुके थे हेड कोच की पोजीशन से एंड इसके बाद हेड कोच अपॉइंट किया जाता है मिस्टर गौतम गंभीर को। स्टार्टिंग में चीजें काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन इस जीजी एरा की असली जर्नी कुछ टाइम बाद शुरू होने वाली थी। अब इंडियन टीम के हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर अभिषेक नायर को बैटिंग कोच बना देते हैं, ब्रायन टूशे को फील्डिंग कोच और मॉर्नी मॉकल को बॉलिंग कोच बना देते हैं, जो कि उस टाइम पर बताया जा रहा था कि उनका ये डिसीजन बीसीसीआई के अगेंस्ट था। आज बीसीसीआई दूसरे प्लेयर्स को चाहता था इन पोजीशंस के लिए, बट यहाँ पर गौतम गंभीर ने अपनी चलाई, जो कि काफी फेयर भी है। अब गौतम गंभीर के अंडर इंडियन टीम सबसे पहले श्रीलंका का टूर करती है, जिसमें सबसे पहले थी T20 सीरीज जो कि इंडियन टीम 3-0 से जीत भी जाती है। एंड इसी मोमेंट से जीजी एरा वाली टर्म पूरी वायरल हो चुकी थी। गौतम गंभीर जो कि हेड कोच थे उनके अराउंड इतना ज्यादा क्लाउड आ चुका था जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। लाइक कभी आपने देखा है एक कोच के अराउंड इतनी ज्यादा हाइप? एंड वी ऑल नो ये पक्का पीआर ही था, चाहे वो गौतम गंभीर ने कराया हो या फिर उनके फैंस ने कराया हो, क्योंकि इसमें चीजें नहीं चलती है। एंड इसके बाद हम श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज हार जाते हैं, वो भी 2-0 से। देन इसके बाद इंडियन टीम बांग्लादेश को T20 सीरीज में हरा देती है एंड फिर टेस्ट सीरीज भी 2-0 से हरा देती है। एंड इवन इसी T20 सीरीज में इंडियन टीम 2 बार 200+ स्कोर बनाती है, जिसमें से उन्होंने सेकंड T20 में 221 का स्कोर बनाया एंड देन थर्ड T20 मैच में 297 का स्कोर, जो कि काफी अनबिलीवेबल। एंड ये इंडियन टीम का सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी था। एंड देन इसके बाद आता है इंडियन टीम का लो फेस, जहां पर सबसे पहले हम न्यूजीलैंड से हारे, वो भी 0-3 से व्हाइट वॉश होकर। ये 2012 के बाद इंडियन टीम की अपने घर में पहली होम टेस्ट सीरीज डिफीट थी एंड न्यूजीलैंड के लिए एक हिस्टोरिक विन थी, क्योंकि उनकी ये मेन टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी इंडिया के अंदर। फर्स्ट टेस्ट में जहां पर इंडियन टीम 46 पर ही ऑल आउट हो गई एंड इवन थर्ड टेस्ट मैच में हम 263 का स्कोर ही पार नहीं कर पाए, और सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच हम डे 3 पर ही हार गए। एक मैच में हम 359 नहीं चेस कर पाए तो एक में 147, एंड ये चीजें नहीं थी जो हमने एक्सपेक्ट करी थी इस फेस में। एंड इसी पॉइंट से फैंस ने नोटिस करना शुरू कर दिया ये चीजें काफी अनकॉमन है, वो भी इंडियन टीम जैसी टीम के साथ। और यहीं से जीजी एरा एक नेगेटिव फेस में जाता रहा एंड इस टाइम पर रूमर्स आने लग गए कि अगर इसके बाद होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम हार जाती है देन गौतम गंभीर का ये जीजी एरा खत्म हो जाएगा, एज बीसीसीआई उन्हें हेड कोच के पोजीशन से हटा देगी। हर जगह सभी प्लेयर्स को बस ट्रोल ही किया जा रहा था, एज हमारे मेन 2 प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा वो परफॉर्म कर ही नहीं पाए, वही कुछ ही यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पर बोथ द कैप्टन एंड गौतम गंभीर वर बीइंग ट्रोल्ड, बट मोस्टली द कैप्टन ओनली। आफ्टर अ पुअर शो अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट होम, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देती है बाय विनिंग द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एट पर्थ, एंड वो भी एक छोटे मोटे मार्जिन से नहीं बल्कि 295 रन के एक बड़े मार्जिन से। इस वेन्यू पर इंडिया की ये फर्स्ट जीत थी एंड ऑस्ट्रेलियन टीम की पहली हार। ये मोमेंट काफी हिस्टोरिक था एंड इस पॉइंट तक सब लोग भूल चुके थे इससे पहले क्या चल रहा था, एंड जो पहले सब लोगों को ट्रोल किया जा रहा था अब वो हेट या फिर फ्रस्ट्रेशन सपोर्ट में बदल चुका था। लेकिन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कोई मामूली सीरीज नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस सीरीज में हमने काफी कुछ ऐसा विटनेस किया जो कि अनएक्सपेक्टेड था एंड जो साफ साफ बता पाएगा कि क्यों इंडियन टीम 1-3 से ये सीरीज हार गई। क्योंकि टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजंस आए जिन्होंने सब लोगों को डाउट में डाल दिया, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर बीइंग पिक्ड ओवर अश्विन एंड जडेजा। वहां पर अश्विन और जडेजा के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में चूज किया गया एंड इसके बाद अगले 2 मैचेस में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा। ऑल्दो इसके बाद सेकंड मैच अश्विन ने खेला था, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एंड वो वापस इंडिया आ गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी ने गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया एंड गौतम गंभीर को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था अंटिल इंडियाज एलिमिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एंड जब इस सीरीज में इंडियन टीम 2-1 से पीछे हो चुकी थी तो इस हार का सारा ब्लेम रोहित शर्मा पर डाल दिया गया। एंड आई वोंट लाई, इवन मैं खुद और मेरी टीम इस टाइम पर रोहित शर्मा के ऊपर ही बात कर रहे थे कि
क्यों रोहित शर्मा एक अच्छे कैप्टन नहीं है, बट इस पॉइंट तक को ये रियलाइज नहीं कर रहा था कि कोचिंग स्टाफ जो ब्लेंडर कर रही है वो इससे ज्यादा बढ़ेगा। रोहित शर्मा तो 50 टेस्ट मैच खेले भी नहीं थे, वेदर बाय चॉइस और अंडर प्रेशर, लेकिन इस डिसीजन के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं आया, ना ही रिजल्ट में और ना ही इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में। इंडियन टीम को मैच भी हार गई एंड साथ में हमारी मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड तक हो गए। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस गौतम गंभीर को सब लोग हाइप कर रहे थे जब उनके अंडर टीम मैचेस जीत रही थी, उसी गौतम गंभीर को अब कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा, क्यों सारा ब्लेम रोहित शर्मा के ऊपर डाला जा रहा है। एंड ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में अगर कोई टीम हारती है तो इस हार की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच एंड कैप्टन को लेनी चाहिए, मेजरली द कैप्टन। एंड यहाँ पर हमारे कैप्टन रोहित शर्मा ने अपना पार्ट प्ले भी किया, आज जब उनके ऊपर क्वेश्चंस उठने लग गए तो वो 50 मैच खेले ही नहीं, लेकिन फिर भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। एंड अब ब्यूम के रिटायरमेंट की बात हो रही है, लेकिन कोई भी गौतम गंभीर के ऊपर बात करना ही नहीं चाहता है। जहाँ पर बीजीटी से पहले ये रूमर्स आ रहे थे कि अगर इंडिया हार गई तो गौतम गंभीर को हटा दिया जाएगा। अब वो चीजें यहाँ पर क्यों डिस्कस नहीं हो गया। ऑब्वियसली आई एक्सेप्ट कि यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट स्टिल यही मेन प्लेयर्स पहले भी खेल रहे थे, यही ग्राउंड्स थे, यही टीम्स थी, फिर भी इंडियन टीम ऐसा क्यों हार रही है। जब मैचेस जीते सब गौतम गंभीर की तारीफ करते हैं, जब मैचेस हारे तो कैप्टन की बुराई करते हैं, ये चल क्या रहा है। अब यहाँ पर आप लोग ये भी क्वेश्चन करोगे क्यों हमने जिम्बाब्वे वाली सीरीज या फिर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर दिया। प्रोबेबली आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि उन दो सीरीज में गौतम गंभीर कोच नहीं थे, उन दोनों सीरीज में एनसीए के हेड मिस्टर वीवीएस लक्ष्मण कोच का रोल प्ले कर रहे थे। सो अगर हम इस सो कॉल्ड जीजी एरा की बात करें तो उनके अंदर इंडियन टीम ने टोटल 19 मैचेस खेले हैं, जिसमें से केवल हम 9 जीते हैं और 2 मैचेस ड्रॉ या फिर टाई में एंड अप हुए। हम अब तक एक भी ओडीआई में ही जीते हैं, 2 ओडीआईज हारे थे और एक टाई हुआ था। वही T20 में हम 6 के 6 जीते हैं, जो कि इस जीजीए लाइक एक लौत ही अच्छी चीज है। एंड 10 टेस्ट मैचेस में से हम केवल 3 मैचेस जीते हैं, जिसमें से 2 तो हमारे घर में थी, वो भी अगेंस्ट माइटी बांग्लादेश। लाइक वी ऑल नो बांग्लादेश उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है और ऊपर से मैचेस हमारे घर में ही थे, तो उस जीत के गौरव में फायदा क्या है। अब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो देखते हैं क्या उस सीरीज में हम इस स्ट्रीक को तोड़ पाएंगे या फिर से कंटिन्यू रखेंगे जैसे हमने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था। क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो नहीं टूटे हैं, जैसे कि नंबर 1, इंडिया हैव नॉट लॉस्ट अ T20 सीरीज वर्सेस इंग्लैंड इन द लास्ट 10 years, एंड सेकंड वन, इंडिया हैव नॉट लॉस्ट अ होम ODI सीरीज वर्सेस इंग्लैंड in the last 44 years. So let's see इसमें क्या होता है।